नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिशियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद अब जो है हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय में मुख्य रूप से बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बृहद हिमालय की, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बृहद हिमालय के बारे में। अगर हम बृहद हिमालय की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो पर्वत के आधार पर अगर हम देखें तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक जो है इसका विस्तार है। ये देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है नामचा बरवा, नाम क्या है इसका? नामचा बरवा। और इधर एक पर्वत है, इसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। तो जो हिमालय का विस्तार है वो पर्वत की दृष्टि से नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। और अगर हम नदियों के आधार पर देखें तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। देखिए, ये सिंधु नदी है, ये मानसरोवर के पास से ही निकलती है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी को विभाजित करते हुए ये यहाँ पे नंगा पर्वत के पास से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है और ये पूरा तिब्बत के पठारी भाग से प्रवाहित होते हुए इस नामचा बरवा के पास से जो है ये भारत में प्रवेश कर जाती है और ये चली आती है। तो हम लोग देखते हैं, नदियों के आधार पर देख रहे हैं कि ये जो है ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है हिमालय। और हिमालय का जो फैलाव है वो पूरब से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक ये 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। और ये जो बृहद हिमालय है, ये जो लाल लाइन देख रहे हैं, यही है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है ये पूरब की ओर थोड़ा कम चौड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर थोड़ा अधिक चौड़ा है। पूरब की ओर इसकी अगर चौड़ाई देखें तो ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। और अगर पश्चिम की ओर चौड़ाई देखें तो ये 190 किलोमीटर है। कितना? 190 किलोमीटर। पूरब की ओर 120 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 190 किलोमीटर। और अगर हम इस बृहद हिमालय में बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बृहद हिमालय में ही स्थित है, जो कि नेपाल में है। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो बृहद हिमालय में स्थित है। आइए, सबसे पहले देखनी यहाँ नामचा बरवा है। सिक्किम में इसी पे एक पर्वत है कंचनजंगा। इसके बाद मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद मसालू, उसके बाद धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद यहां पे है आपका नंदा देवी, फिर बंदरपूछ, उसके बाद यहाँ पे ये नंगा पर्वत है। तो इतने सारे पर्वत हैं जो कि बृहद हिमालय पे स्थित हैं, जो जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। इन सब के आप नाम लिख लीजिए यहाँ पे। ये है कंचनजंगा, ये है मकालू, ये है माउंट एवरेस्ट, ये है मसालू, ये है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा, ये है नंदा देवी, ये है बंदरपूछ और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नंगा पर्वत। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय पर पर्वतों का विस्तार देखें तो सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, उसके बाद मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूछ
और नंगा पर्वत। तो इतने सारे पर्वत जो है वो वृहद हिमालय पे स्थित है, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई अभी इसकी ऊंचाई है 8,850 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं आपको 8,848 किलोमीटर मिलेगा। अभी अभी हाल फिलहाल में ही चीन और नेपाल ने दोनों ने मिलकर इसकी ऊंचाई का मापन किया है, तो उन्होंने इसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर कर दिया है। अब इसकी और भी कई सारी चोटियां ऐसे कंचनजंगा मुख्य मुख्य चोटी का ऊंचाई में लिखा दे रहा हूं। इसका है 8,597 मीटर। कितना? 8,597 मीटर। 8,597 मीटर। इसके बाद जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है मकालू, 8,481 मीटर। ये है 8,481 मीटर। 8,481 मीटर। नंदा देवी जो है, नंदा देवी के अगर बारे में देखें तो इसका है 7,817 मीटर। कितना? 7,817 मीटर। ये जेपीएससी का परीक्षा में ये पूछ चुका है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा वृहद हिमालय पर कितनी सारी चोटियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन चोटियों के अलावे हिमालय पर्वत पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर्स जिसे हम लोग हिंदी में हिमनद करते हैं। अगर हम मुख्य ग्लेशियर की बात करें तो कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू और एक है मिलाम। तो ये चार मुख्य जो ग्लेशियर्स हैं वो वृहद हिमालय में पाए जाते हैं। कौन कौन? गंगोत्री, यमुनोत्री, जेमू और मिलाम। तो ये सारे ग्लेशियर्स हैं। वृहद हिमालय की इतनी सारी विशेषताओं को आपने देख लिया है। और इसके अलावे इसकी क्या विशेषता है कि वृहद हिमालय पे बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रे जैसे कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है, सीप किला दर्रा है, बालाचला दर्रा है। इसके अलावा और भी दर्रे हैं। जब हम लोग दर्रा पढ़ेंगे तो वहां पे दर्रों का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए आप। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके उत्तर में जो है ये मानसरोवर झील है। यहाँ पे ये मानसरोवर झील है और इसी के पास से 3 नदियां निकली हैं। एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र और एक और नदी निकली है जिसका नाम है सतलज। इसका नाम है सतलज। ये नदी जो है ये सतलज है। ये सतलज नदी है। तो कौन कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। इसे भारत की पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। इन तीनों नदियों को भारत की पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। अब इसमें सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है इसकी विशेषता ये है कि सिंधु नदी जो है ये यहाँ पे जहां पे ये पाकिस्तान में एंटर करती है वहां पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। एक गॉर्ज क्या होता है उसे समझ लीजिए। गॉर्ज जो होता है वो जैसे ये एक भूमि है। अब इधर से नदी प्रवाहित हो रही है, आ रही है, तो यहाँ के इस भाग को काटते ये बहुत गहरा कर देती है। ये बहुत गहरा हो जाता है और इससे नदी प्रवाहित होती रहती है। तो इसको कहते हैं गॉर्ज। नदियों द्वारा भूमि को काट करके एक खाई के रूप में बना दिया जाता है और ये बहुत ही गहरा होता है। ये मीटर में या फिर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर नहीं, बल्कि ये किलोमीटर में होता है ना। अगर इसमें देखिएगा तो आपको घुप अंधेरा दिखाई देगा। तो ये गॉर्ज है। तो जो सिंधु नदी है वो यहाँ पे सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी यहाँ पे सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ये आपने वृहद हिमालय के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग आते हैं मध्य हिमालय पे कि मध्य हिमालय का विशेषता क्या है और इसमें कौन कौन सा चीज मुख्य है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो मध्य
मध्य हिमालय क्या है, ये एक तरह से पर्वतों की श्रेणियां हैं। इसमें बहुत सारे श्रेणियां हैं। इसमें देखिए ये जो पहला है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये है पीर पांजाल श्रेणी। ये एरिया है पीर पांजाल श्रेणी, ये है धौलाधार श्रेणी, और ये है मसूरी श्रेणी, ये है महाभारत श्रेणी। इसके बाद ये इसी तरह चलते चलते ये जाकर के हिमालय में, वृहद हिमालय में मिल जाती है। तो इन एक एक करके श्रेणियों के बारे में हम लोग इसकी विशेषताओं को चलेंगे। तो पीर पांजाल श्रेणी, सबसे पहला कौन है, पीर पांजाल श्रेणी। पीर पांजाल श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी ये जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद आएगा कौन, धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी ये जो है, ये हिमाचल में स्थित है। ये हिमाचल में स्थित है। धौलाधार श्रेणी जो है, ये हिमाचल में स्थित है। और इसकी मुख्य विशेषता यही है, कि इसमें शिमला, मनाली, डलहौजी शहर स्थित है। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, शिमला, मनाली और डलहौजी। शिमला, मनाली और डलहौजी ये धौलाधार श्रेणी में स्थित है। मतलब यहाँ पे इसमें ये जो है, ये धौलाधार श्रेणी में स्थित है। ये पीर पंजाल, ये धौलाधार। अब आते हैं मसूरी पे। ये कौन सी श्रेणी है, मसूरी। तो मसूरी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें भी बहुत सारे शहर स्थित हैं। जैसे खुद एक मसूरी हो गया, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। मसूरी, रानीखेत और नैनीताल ये सब मसूरी श्रेणी पे स्थित हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में स्थित है। तो ये है मध्य हिमालय। इसकी विशेषता और क्या है, मध्य हिमालय की विशेषता और है कि मध्य हिमालय पर ही कोंधारी वन पाए जाते हैं। मध्य हिमालय पर ही कोंधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावे मध्य हिमालय पर ही घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय पर ही घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से घास के मैदान है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग घास के मैदान में, तो मध्य हिमालय में ही घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे आप लोग गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम सुने होंगे। गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये जो है, ये मध्य हिमालय में स्थित है। कौन कौन, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये दोनों जो है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में जो घास के मैदान होते हैं उसे सिर्फ मर्ग कहा जाता है, लेकिन इनका नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग भी है। और अगर यही हम बात करें उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, बुग्याल और प्यार। ये कहाँ पाए जाएंगे, उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। तो ये मध्य हिमालय की विशेषता है कि इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसे बुग्याल और प्यार कहा जाता है। और इसके आगे जो है, हम लोग शिवालिक की श्रेणी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, शिवालिक की श्रेणी के बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं शिवालिक की श्रेणी पे। तो हम लोग चल रहे थे शिवालिक की श्रेणी पे। तो शिवालिक की श्रेणी जो है, ये ब्लू लाइन देखिए आप, ये ब्लू लाइन, यहाँ से ये जो ब्लू लाइन है, ये शिवालिक की श्रेणी को दर्शाया गया है। ठीक है। तो शिवालिक की श्रेणी जो है वो मुख्यतः शुरू होता है ये पंजाब से। कहा, पंजाब के पोतवार बेसिन से ये शुरू होता है। कहां से, ये पोतवार बेसिन से। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पोतवार बेसिन से ये शुरू होता है। पोतवार बेसिन से शुरू होता है और कोसी
कोसी नदी के पास ये अंशतः बोल सकते हैं जाकर के मध्य हिमालय में मिल जाता है। लेकिन इसके बाद एक चीज और, यहाँ का जो एरिया है बंगाल का और सिक्किम का जो एरिया है, यहाँ पे एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि शिवालिक श्रेणी जो है वो यहाँ है ही नहीं, वो पूरा विलुप्त हो गया। लेकिन उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे भूटान वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में, तो इस शिवालिक की श्रेणी का ही भाग है जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां ऐसे मीरी, मिसमी, ओबर, दाफला, ये सब पहाड़ियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो शिवालिक श्रेणी का विस्तार है वो पोतवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे टुकड़ों में ये मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई अगर बात करें, इसकी औसत शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई अगर बात करें, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से लेकर, इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर है। कितना है? 900 से लेकर 1200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे इसको जम्मू में, ये जो जम्मू का इलाका है, थोड़ा सा ये ऊपर की ओर भी है ना, तो जम्मू में इसको बोलते हैं जम्मू पहाड़ी। क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ी। जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ी बोला जाता है। और जम्मू पहाड़ी, जबकि इसको अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए, ये 4 भाग टुकड़े हैं। एक है ये और ये चारों पहाड़ियों को हम डिनोट किए हैं। जैसे इस पहाड़ी का नाम क्या है, और इसको मैं रेड से लिख देता हूं ताकि दिखेगा आपको। इस पहाड़ी का नाम है डाफला। इस पहाड़ी का नाम क्या है? डाफला। इसे मीरी, इसे ओबर और इसे मिसमी। तो ये 4 पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है और वो शिवालिक की श्रेणी के भाग है। कौन कौन से? डाफला, मीरी, ओबर और मिसमी। ये 4 पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और इनको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया गया है। आप लोगों ने देख लिया, इसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। अब इसी पर शिवालिक की श्रेणी पर ही इसे मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में इसे दून कहा जाता है। मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में इसे दून कहा जाता है। कहा? मध्य और पश्चिमी भाग में इसे दून कहा जाता है। दून। इसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। क्यों? कौन? देहरादून। और इसे पूर्वी भाग में क्या बोलते हैं? इसे द्वार। क्या बोलते हैं? द्वार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं हरिद्वार। तो इसे शिवालिक की श्रेणी को मध्य और पश्चिमी भाग में दून कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। इसके बाद अब देखिए, आप लोगों ने वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी को समझ लिया है। इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक बोल सकते हैं, है ना, वो जो है इस हिमालय को 4 भाग में बांटे हैं। कौन? पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। अभी जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जो हिमालय का विभाजन किया वो उत्तर से दक्षिण की ओर किया। सबसे उत्तर में वृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक की श्रेणी। ये हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन किए हैं। अब हम लोग जो है वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो हिमालय का विभाजन करेंगे। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन हुए? सिडनी बुराड़। ये जो है ये हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग के बारे में देखिए। पहला जो इन्होंने बांटा है वो सिंधु से लेकर
सतलज तक, सिंधु से लेकर सतलज तक, इसे इन्होंने कहा है पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, है ना। ये पंजाब या कश्मीर हिमालय, मतलब आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी से लेकर ये सतलज नदी है, यहां तक ये पंजाब या कश्मीर हिमालय है। इसके बाद सतलज से लेकर के कहां तक, काली नदी तक, काली नदी तक, इसे बोला गया है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये यहाँ पे देखिए काली नदी जो है ये यहाँ पे प्रवाहित होती है, ये उत्तराखंड वाला जो एरिया है ये यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे काली नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, कहां से, काली से लेकर तीस्ता नदी, काली से लेकर तीस्ता नदी तक, इसे कहा गया है नेपाल हिमालय, इसे कहा गया है नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है ये इस काली नदी से लेकर ये तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम में बहती है और सिक्किम से निकलती है ये, और ये बहते हुए इधर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये काली नदी से तीस्ता नदी तक जो है इसे नेपाल हिमालय कहा गया। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसे कहा गया है असम हिमालय। इसे क्या कहा गया है, असम हिमालय, क्या, असम हिमालय। तो सिडनी ब्राड ने हिमालय को 4 भागों में बांटा, सतलज से लेकर सिंधु से लेकर सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से लेकर काली तक कुमायूं हिमालय, काली से लेकर तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। अब देखिए इनके कुछ विशेषताएं देखते हैं। जो पीर पंजाल और जो धौलाधार श्रेणी आया है, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी, ये देख रहे हैं पीर पंजाल, और इसे यहीं पर समझ लीजिए कि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी जो है ये दोनों श्रेणी ये कश्मीर हिमालय में आते हैं। जबकि ये जो मसूरी जो है ये कुमायूं हिमालय में आता है। मसूरी कहाँ पे आता है, कुमायूं हिमालय में आता है। अब इसकी आप लंबाई देख लीजिए, ये देखिए काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो नेपाल हिमालय का क्षेत्र है इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, ये यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। और सिंधु से लेकर सतलज तक, ये देखिए सिंधु से लेकर सतलज तक, आप इसे देखिए यहां से, ये सिंधु से लेकर सतलज तक, ये यहां से ये है 520 किलोमीटर। ये अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय जो है वो यहां से यहां तक, यानी कि सतलज से काली तक का जो दूरी हुआ इसका, ये हो गया 320, यहां से यहां तक का ये हो गया 320 किलोमीटर। और इस तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र का अगर माने तो ये हो जाएगा 720 किलोमीटर। कहने का मतलब यही है कि सबसे अधिक लंबा अगर हम बोले तो ये नेपाल हिमालय होगा। तो ये था हिमालय का विस्तार। इसके बाद हम एक मुख्य प्रश्न जो यहां से बनता है उसे देख लीजिए। हिमालय को ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय जो अलग कर रहा था, कल हम लोगों ने देख लिया था, सचर जोन जो है वो अलग कर रहा था। लेकिन आज देखेंगे कि वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कैसे अलग होता है, मध्य हिमालय शिवालिक की श्रेणी से कैसे अलग होता है, और शिवालिक की श्रेणी जो है वो गंगा के मैदान से कैसे अलग होता है, उसके बारे में देखिए। तो आइए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय सचर जोन के द्वारा अलग होता है, और आज देखेंगे कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय जो है वो अलग होता है। वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये है ट्रांस हिमालय, ये है वृहद हिमालय, ये है मध्य हिमालय, ये है शिवालिक की श्रेणी, और इधर शुरू रहता है गंगा का मैदान। और इसके बाद इधर का जो एरिया है ये है पठारी एरिया, तिब्बत का पठार, और इधर ये है कुनलुन पर्वत। इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो ये है ट्रांस हिमालय, और ये है वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को
कौन अलग कर रहा है? तो ये है सचर जोन। सचर जोन। अब वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग कर रहा है? तो ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय को शिवालिक की श्रेणी से अलग कर रहा है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक की श्रेणी से गंगा का मैदानी भाग अलग हो रहा है। ये जो तराई क्षेत्र है वो अलग हो रहा है किससे? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन से अलग हो रहा है। यहाँ पे ये ट्रांस हिमालय ये वृहद हिमालय से सचर जोन से अलग हो रहा है। ये वृहद हिमालय ये मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हो रहा है। ये वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हो रहा है। मध्य हिमालय शिवालिक की श्रेणी से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग हो रहा है। और शिवालिक की श्रेणी जो तराई प्रदेश है या फिर जो गंगा का मैदान है, ये जो मैदानी भाग है, इससे अलग हो रहा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ये जो है ये है तिब्बत का पठार। इधर तिब्बत का पठार। और ये है कुनलुन पर्वत। ये है कुनलुन पर्वत। ये जो है ये इधर का एरिया हो गया तिब्बत का पठार ये पूरा। और इधर ये जो है ये है कुनलुन पर्वत। तो आपको ऐसे दिखाया गया है। ठीक है। तो ये था पूरा हमारा हिमालय, जिसमें हम लोग वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने बता दिया है। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप हमारे चैनल जो है स्टूडेंट ऑफिशियल्स, हमारा चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स हमारा चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।